नमस्कार, मैं सचिन कुमार। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। शुरू कर लेते हैं अभी के हेडलाइन से। 23 नवंबर को आएगा केदारनाथ उपचुनाव का परिणाम। धामी ने दिया केदारनाथ के साथ साथ महाराष्ट्र में भी भाजपा की जीत का दावा। कहा, जनता विकास कार्यों पर लाएगी मुहर। मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तराखंड का नाम आने पर सीएम धामी ने दी बधाई। 21 नवंबर को दिल्ली में मिलेगा पुरस्कार। नहीं थम रहा बीजेपी पर हड़क का जुबानी हमला। कहा, पेपर लीक से लेकर दुष्कर्म तक के मामलों में बीजेपी के नेता शामिल। चरित्र की बात करने वाली पार्टी हो गई चरित्रहीन। सीएस की बैठक में नदारद सचिवों को भाजपा की नसीहत। कहा, धामी का सपना पूरा करने के लिए अधिकारियों को करनी होगी मेहनत, तभी अग्रणी बनेगा उत्तराखंड। खबरें विस्तार से। हालांकि अभी केदारनाथ उपचुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित होगा, लेकिन सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया है। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 2000 करोड़ की धनराशि से दिव्या केदार भाव केदार का निर्माण किया जा रहा है। पूरे केदारनाथ धाम में हमारी सरकार द्वारा विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार को वहां के लोगों ने चुना है और वहां डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है, वैसे ही केदारनाथ की जनता भी भाजपा को चुनेगी और जीत हमारी होगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तराखंड को हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। यह पुरस्कार आगामी 21 नवंबर को नई दिल्ली में विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, पंचायती राज राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह द्वारा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार के लिए विभाग और मत्स्य पालकों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए हर तरह से सहायता प्रदान कर रही है और मैदान के साथ ही पहाड़ में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोटद्वार के निकट पाखड़ो टाइगर सफरी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का पूर्व वन मंत्री हड़क सिंह रावत भले ही सामना कर रहे हों, लेकिन भाजपा पर जुबानी हमला करने में वह जरा भी नहीं चूक रहे हैं। हड़क सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर से जुबानी हमला करते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हड़क सिंह रावत का कहना है कि पेपर लीक से लेकर दुष्कर्म तक के मामलों में भाजपा के नेता शामिल हैं। अरे नौजवानों के बहुत सारा खिलवाड़ कर रहे हो। पेपर लीक हुआ, गणेश सेवा का पेपर लीक हुआ, सारे भाजपा के नेता उसमें। अंकिता की हत्या हुई तो उसमें भाजपा का नेता। लाल कुआं में बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसमें भाजपा का नेता दर्जाधारी। अल्मोड़ा में घटना होती है, चंपावत में घटना होती है, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता। भैया कहां तुम चरित्र की बात करने वाली पार्टी, सनातन धर्म की बात करने वाली पार्टी, कहां तुम्हारा चरित्र चला गया? आमतौर पर भाजपा के राजनीतिक मंचों से यह सुनने को मिलता है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे होगा। खुद मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड अग्रणीय राज्यों में पहले पायदान पर हो, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली और लापरवाही कहीं मुख्यमंत्री के लक्ष्य पर पलीता न लगा दे। यह भी एक सोचनीय पहलू है। दरअसल बीती रोज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकतर विभागों के सचिव और अधिकारी नदारद रहे और मात्र 2-3 ही अधिकारी बैठक में उपस्थित हो पाए। ऐसे में मुख्य सचिव नाराज भी हुई और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा कि ऐसी क्या स्थिति बन गई थी कि विभागीय अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इसका आशय कहीं यह तो नहीं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई हो, जिसके चलते इन सब चीज़ों से मुख्य सचिव को भी दो चार होना पड़ रहा है। भाजपा संगठन भी अब अधिकारियों को इस बात की नसीहत दे रहा है कि मुख्यमंत्री का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन भी करना होगा, वरना उनकी इस कार्य प्रणाली को देखते हुए मुख्यमंत्री को भी कुछ सोचना पड़ेगा।
नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार से कोई त्रुटि करता है या कहीं पर कोई कोताही बरतने का काम करता है तो उसका संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लेते हैं और वो दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री से लेकर जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उनसे वार्ता भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और कहीं ना कहीं अगर कोई बिजी भी है तो वो उसकी बात भी रख सकता है। देहरादून स्थित जिलाधिकारी कार्यालय ऋषि प्रभा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया, जहां तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी को आम जनता की करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी को प्राप्त ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी व घरेलू विवाद से जुड़ी हुई प्राप्त हुई। वहीं इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर ही किया, लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी जिलाधिकारी को प्राप्त हुई हैं जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए ताकि आम जनता की शिकायतों का समय पर निस्तारण हो सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी के निर्देशों पर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अब तक कितनी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है और कितनी शिकायतें अब तक प्राप्त हुई हैं। कुछ ग्रीवियंसेस भी होती है, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होती हैं, तो सभी डाइवर्स नेचर की एप्लीकेशंस होती हैं। सो यही प्रयास रहता है कि क्योंकि सारे विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं, जिम्मेदार हमारे सभी विभागों के, तो समय पे और ऑन द स्पॉट निस्तारण जितनों का हो सके उतना बेनिफिशियल है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर से समिति के संयोजक मोहित डिमरी के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। डिमरी ने बताया कि 26 नवंबर से भूख हड़ताल के समर्थन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दल शहीद स्मारक पर धरना भी देंगे। उन्होंने सरकार से भूमि कानून का ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भूमि कानून की धारा 2 को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में एक जैसा भू कानून लागू किया जाए। इसके अलावा नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। देखिए, प्रदेश भर में भूमि कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के करीब 430 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनकी संख्या भी और भी हो सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से यहाँ पे ज़मीन खरीदी है उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन ब्यूरोक्रेट और नेताओं की ज़मीनों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर संपत्तियां अर्जित की हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं 2018 के बाद भूमि कानूनों में जितने भी संशोधन हुए हैं सरकार उन्हें रद्द करे। ऐसा न होने पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति 26 नवंबर से देहरादून में भूख हड़ताल। देहरादून के वसंत विहार में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पिछले साल से यात्रा अपने स्तर पर शुरू कर चुके हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धार्मिक आस्था के 108 स्थान चिन्हित कर उनकी यात्रा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग 4 धाम यात्रा में सीमित लोगों को आने देने की बात कहते हैं वे गलत हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यात्रा पर आएंगे उतना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। राज्य के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। वहीं काशीपुर में पंत पार्क का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही खटीमा में लगभग 25 लाख रुपए के दीनदयाल पार्क का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। खटीमा में लगभग 1 करोड़ रुपए से निर्मित कुष्ठ आश्रम का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने हेतु 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। देखिए, हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण है उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ। और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर में हमारा जिला विकास प्राधिकरण है उन्होंने अभी तक क्या क्या किया
क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता। देश के अलग अलग राज्यों में प्रदूषण को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा है, ऐसे में प्रमुख सचिव सीएम आर.के. सुधांशु का कहना है कि प्रदेश में भी प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आम लोगों से भी अपील की गई है कि प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दें। उनका कहना है कि कई संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आगे काम कर सकता है। साथ ही इस बात पर भी विचार मंथन किया जा रहा है कि कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उनका कहना है कि पिछली बार भी कार्रवाई की गई थी, आम लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें केवल अगर हम सरकारी तौर पे अगर कहें कि हम सरकारी तौर पर एक्शन लेके हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं तो ये संभव नहीं है। ये जब तक हम लोग इसे एक समस्या, मेजर समस्या के तौर पे देखते हुए अगर कार्रवाई करेंगे तभी इसमें हम सफल हो पाएंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में चीनी मिल का पेराई सत्र उद्घाटन कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गया। किच्छा चीनी मिल में भाजपा के पूर्व विधायक समर्थकों द्वारा नारेबाजी एवं हुटिंग किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया। किच्छा चीनी मिल में पेरोई सत्र के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा एवं जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने शिरकत करनी थी, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते कैबिनेट मंत्री और जिलाधिकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। प्रोटोकॉल के अनुसार किच्छा विधायक तिलकराज बेहर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हवन यज्ञ और पूजा अर्चना करते हुए पेराई सत्र का शुभारंभ किया। केन मशीन में गन्ना डालने तथा गन्ना लेकर आए किसानों को सम्मानित किए जाने के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान भाजपाइयों की नारेबाजी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी नारेबाजी शुरू किए जाने से विवाद शुरू हो गया। या उससे पिछली बार भी आए तब भी ऐतराज किया। रात मैंने सौरभ बहुगुणा से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि प्यार से शुगर फैक्ट्री चले। बोले आप अपनी तरफ से शांत रहिएगा, उनको भी समझा दिया है, अगर वो करेंगे फिर आप खुली छूट है। ये कहा मुझे सौरभ बहुगुणा जी ने। तो ये स्थिति है इनकी। अच्छा खासा शांतिपूर्वक हो रही है पूजा, नारेबाजी कर दी, गुंडाई शुरू कर दी और सारे अपराधी लड़के लेके आए। जरा उम्र तो देखो, 15-16 साल की उम्र के लड़के हैं 20। ये क्या तरीका है? कोई किसान है? 10 किसान नहीं छाटे मिलेंगे। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पखाड़ो पर्यटन जोन अगले हफ्ते तक एडवांस बुक है। केटीआर के डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि केटीआर के पर्यटक जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं और पर्यटक तभी से एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। लगभग प्रत्येक दिन की है, 25-26 तारीख तक की बुकिंग अभी तक आज जा रही है। भले ही संख्या अभी कम है, यहाँ आप जानते हैं कि 13 जिप्सियाँ चलती हैं। अभी 6 जिप्सियों का प्रत्येक दिन का है और अभी बढ़ने की संभावनाएं हैं। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने स्कूल के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया और छात्रों को अवगत कराया कि नशे से किस प्रकार बचना है व साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम सोशल मीडिया में कैसे किया जाता है। साथ साथ उन्होंने ट्रैफिक नियम के पालन की भी जानकारी दी। दिनेशपुर के अटल उत्कृष्ट विद्यालय के ऑडिटोरियम में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र एवं अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कात्यान, सीओ सिटी निहारिका तोमर, थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत, सब इंस्पेक्टर संतोष उप्रेती कार्यक्रम में मौजूद थे। क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं से सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान बताते हुए इससे बचने के भी तरीके बताए। पिछले 2 महीनों में नशे के विरुद्ध बहुत अच्छा अभियान उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा किया गया और उसमें लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को हम जेल भेज चुके हैं जो नशे के व्यापार करते हैं और युवा पीढ़ी को नशे में फंसाने का काम करते हैं। उन तस्करों को भी चिन्हित किया जा चुका है जो इस और प्रदेशों से और जिलों से उधम सिंह नगर में नशे का व्यापार करते हैं। एक कार्यक्रम तय किया गया था जिसमें हमारे जिले के एसएसपी महोदय, जिले के एएसपी महोदय, एसपी सिटी सब हमारे बीच उपस्थित थे और आज का कार्यक्रम का मुख्य विषय जैसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, नशे के विरुद्ध, इन सब के बारे में हम लोगों को बहुत सारी मार्गदर्शन दी गई। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशा माफिया को अवैध नशा स्मैक की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर से बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ की बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है।
जिससे नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। काशीपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्र ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर संपूर्ण जनपद में अवैध नशे को समाप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में काशीपुर पुलिस ने स्कूटी पर सवार नशा माफिया मोहसिन को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ आंकी गई है। चेकिंग के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी की मदद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मोहसिन है और इससे 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी पूर्व में भी कई जगह से सूचना प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं, उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।